हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं रेड क्लिफ के बारे में। टोटल कंसेप्ट समझ चुके थे रेड क्लिफ के। आज के लेक्चर में उसके डिस्प्यूट्स के बारे में बात समझेंगे और साथ में चकमा का जो प्रॉब्लम है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे चकमा इधर उधर भाग रहे हैं लोग, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहने देता, तो क्या रीज़न है उस बारे में आज बात करेंगे। उसके पहले आपको ये मैप देख लीजिए। मैप का ख़राब बना निमन ये आपको व्यू नहीं दीजिएगा, समझने की बात है, समझिएगा। ये इंडिया है, इंडिया के सराउंडिंग आपको पता है कि ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है जो बॉर्डर शेयर करता है, इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है, ये आज जो बांग्लादेश है उस समय जो सॉरी यहाँ से ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ये है, ये भी इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। कौन सा? रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो पहले जो था इधर में, जब रेड क्लिफ जब बना था उस समय वो बांग्लादेश नहीं बना था। बांग्लादेश कब बना? इसका आज नाम है बांग्लादेश। कब बना? 1917 वर्ल्ड में वार हुआ था और फाइनली फॉर्म जो हो चुका था आप 1972 में फॉर्म हो चुका था। और ये जो रेड क्लिफ नाम है 1972 में ईस्ट पाकिस्तान से, ये क्या था? पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, उसका नाम चेंज करके अब बांग्लादेश हो गया। और तो बांग्लादेश हो गया तो ये बॉर्डर का नाम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इस बॉर्डर का नाम दिया गया आईबी मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर। इसका बॉर्डर का नाम आज है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखना, दूसरा बात आप समझना है, ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? तो एक बॉर्डरिंग जो करता है, वो इंडिया के साथ और साथ में बर्मा के साथ। बर्मा मतलब म्यांमार के साथ, ठीक है, बर्मा मतलब म्यांमार के साथ। आपको पता है, इसको मैं हटा दूं फिर से, अभी आईबी हो चुका है ना। ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर से अपने इंडिया के साथ, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, ये है बर्मा बॉर्डर शेयर कर रहा है। बर्मा मतलब हुआ म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, ये पार्ट है किसका? वेस्ट बंगाल का। देखना, ये तो इंडिया है, ये इंडिया है, ये सब इंडिया। ये जो है अपना त्रिपुरा है, देखना वो त्रिपुरा है। और ये जो एरिया है ये अपना मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम है। मिजोरम के जस्ट बगल में ये क्या है? ये सब बांग्लादेश का बॉर्डर है। और यहाँ से देखिएगा, ये जो है इधर बर्मा है, तो ये बॉर्डर जो शेयर कर रहा है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है बर्मा के साथ। अब साथ में ये भी समझ लेना, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मैं बनाया हूँ कि CHT का फुल फॉर्म होता है चितगोंग इट्स हिल टी से ट्रैक्स, ठीक है, चितगोंग हिल ट्रैक्स। तो चितगोंग हिल ट्रैक जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे है, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से ऐसा, ठीक है ना। ये बांग्लादेश का पार्ट है। ये किस देश में पड़ता है? तो वह बांग्लादेश में ही पड़ता है। बांग्लादेश एक्चुअल ये प्लेन एरिया है, ठीक है, बांग्लादेश जो है प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है। यही जो हिल है CHT है, यहीं पे इसका माउंटेन मिलता है, बल्कि सब जो है इसका एरिया प्लेन एरिया मिलता है। तो ये दिमाग में रखेंगे, बल्कि ये सब पार्ट जो है प्लेन एरिया में, क्योंकि इधर से गंगा रिवर जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, इधर से बहुत सारे रिवर्स जो आती है, इससे डेल्टा फॉर्म कर देती है। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर में ये एरिया है। ये एरिया पे, ये जो एरिया दिख रहा है, यहीं पे है अपना CHT, ठीक है। कौन सा है? CHT, वो आप फुल फॉर्म चितगोंग हिल ट्रैक्स। चलिए अब देखना, एक चितगोंग हिल ट्रैक का एग्रीमेंट भी है, पीस एग्रीमेंट भी है, जो बांग्लादेश और वहाँ के लोकल पार्टीज़ के बीच में हुआ है। तो अभी समझेंगे उसको। तो ये कहानी आपको समझ में आया।
पहले ये बहुत बड़ा सा एरिया हुआ करता था चित्तगोंग एरिया का, ये पूरे को, और डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पहले चित्तगोंग जो था CHT एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। कुछ दिन बाद इसको 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया खगड़ाचारी। खगड़ाचारी सबसे ऊपर में जो डिस्ट्रिक्ट बनाएगा उसको खगड़ाचारी। उसके नीचे में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रंगामती डिस्ट्रिक्ट कहा गया। रंगामती डिस्ट्रिक्ट कहा गया। सबसे नीचे एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसको हम लोग बंदरबन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कहानी समझ में आया कि CHT मतलब चित्तगोंग हिल ट्रैक को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर गया 3 डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो खगड़ाचारी, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो रंगामती, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम है बंदरबन। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम है बंदरबन। अच्छा, ये जो एरिया है इसमें नॉन मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम जो लोग रहते हैं यहाँ पे 97% लोग जो हैं, कितना 97% जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम लोग हैं, मतलब मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब मुस्लिम कितना परसेंट है? सिर्फ 3% के आसपास जो है 3% ही मुस्लिम है। कहाँ पे हुआ? इस एरिया में। ठीक है, पहले इस पूरे को चित्तगोंग एरिया के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था सिलेट। ठीक है, सिलेट। और पूरे सिलेट डिस्ट्रिक्ट में जो था एक प्रोविंस टाइप का भी हुआ करता था शायद, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम मुस्लिम हुआ करते थे। कौन सा? मैक्सिमम मुस्लिम हुआ करते थे। ये पार्ट हुआ, आपको पता है कि रेफरेंडम हुआ जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस समय रेफरेंडम हुआ कि कौन सा प्रोविंस या कौन सा स्टेट किसके साथ मिलना चाहता है, पाकिस्तान के साथ कौन मिलना चाहता है या फिर इंडिया के साथ में कौन मिलना चाहता है। तो ये जो नॉन मुस्लिम थे, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया का डिवीज़न जो हुआ था रिलीजन बेस्ड क्या हुआ था, डिवीज़न हुआ था। तो जो भी नॉन मुस्लिम हुआ करते थे वो चाहते थे कि मैं इंडिया के साथ में रहूं। अब ये जो एरिया में लोग थे, ये जो यहाँ के लोग को चकमा कहा जाता है हुआ, ये जो यहाँ पे जो लोग नॉन मुस्लिम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये नॉन मुस्लिम जो इसको हम लोग बोलते हैं चकमा। एक्चुअल ये बुद्धिज्म को मानते हैं। बुद्धिज्म को मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, जैसे तिब्बतियन बुद्धिज्म, अलग अलग बुद्धिज्म हुआ करता है, तो तिब्बत का जो बुद्धिज्म वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना, और ये जो बुद्धिज्म होता है थोड़ा सा अलग हुआ करता था। बुद्धिज्म अलग अलग होता है। तो जो यहाँ चकमा जो बुद्ध को मानते थे वो थोड़ा अलग बुद्ध को मानते थे। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट था उस बुद्धिज्म से। तो पहला ये समझ में आ गया कि इस एरिया जो है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या चकमा लोग रहते थे। चकमा लोग किस चीज़ को मानते थे? बुद्धिज्म, बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के मानने वाला लोग थे। थोड़ा सा डिफरेंट थे तिब्बतियन बुद्ध से। तिब्बतियन बुद्ध से ऑलरेडी आप एक बार देख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे तिब्बतियन आप जो ये हैं दलाई लामा वहाँ से भाग करके यहाँ उनके साथ में जो लोग आए, तो वो तिब्बतियन बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। तो आई होप ये समझ में आए। अब देखिएगा, इस जो सिलेट एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो रेफरेंडम हुआ कि भाई कौन सा स्टेट या प्रोविंस किस कंट्री के साथ में मिल करके रहना चाहता था। तो ये पूरे सिलेट में जो थे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, लेकिन ये एरिया में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे। लेकिन ओवरऑल पूरे को लेकर के चले तो वहाँ पर मेजोरिटी में थे मुस्लिम लोग। रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में ये जो वोट हुआ पाकिस्तान के केस में चला गया। आपको पता है कब की बात चल रहा है? वो जब ये पाकिस्तान बना हुआ था, जब अभी डिवाइड हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना था तब के। तो उस समय क्या हुआ, ये पूरे लोग वोट दे करके इस पूरे एरिया को देखना हुआ, इस पूरे इधर में कुछ एरिया है और पूरे एरिया को वोट दे करके
ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बना दिया और ये ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन गया। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया और यहाँ भी पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया। और ये जो रीजन है वो CHT जो रीजन है, यहाँ पे इंडिया का झंडा फहराया गया, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो चाहते थे इंडिया के साथ में मिल करके रहे, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग यहाँ पे कौन सा झंडा फहराया, तो इंडिया का झंडा फहराया, जिसके कारण ये जो पाकिस्तानी जो भी सोल्जर वगैरह थे वो उनको देशद्रोही करार दिए। ये चकमास को क्या किए, देशद्रोही करार दिए और इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। चकमास लोग को क्या किया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। टॉर्चर किस तरह से, तो डिफरेंट टाइप का। पहले ट्राइब्स नहीं हुआ करते थे, इनको क्या किया, ट्राइब्स में डाल दिया। और ट्राइब्स तो पता है कि क्या होता है, तो ट्राइब्स में डाल दिया। उसके बाद कुछ साल बाद यहाँ पे एक डैम बना दिया गया बुआ। इधर में क्या बनाया गया, डैम बनाया गया। इस डैम का नाम है बुआ कप्ताई डैम। किसके द्वारा बनाया, तो बाई पाकिस्तान। बुआ अभी तक ये दिमाग में रखना, अभी जो ये सब चल रहा है ये 1962 में चल रहा है, ठीक है ना। ये जो डैम बना था 1962 में ही डैम बना था, ठीक है ना, 1962 में। इसका मैं तो दिमाग रहा, बांग्लादेश नहीं बना था तब क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो बात कर रहा हूँ बांग्लादेश नहीं बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, कप्ताई डैम बना दिया। का डैम बनाने के लिए क्योंकि रिजर्वायर की ज़रूरत होता है, तो वहाँ क्योंकि हिली एरिया है, तो हिल एरिया के बगल में जो स्लोप्स होता है, स्लोप्स के ऊपर बहुत सारे लोग रहते थे और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो चकमाज लोग रहते थे। जब वहाँ पे डैम बनाई गई तो वहाँ उनको अलग रखने या फिर खाना या वगैरह ज़मीन देने का एक व्यवस्था करके वहाँ पे डैम बनाना चाहिए था, कि वो लोग कहीं ना कहीं विस्थापित होंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे। तो उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, ऐसा ही डैम बना करके शुरू कर दिया गया। तो वहाँ के लोग जो थे, यहाँ पे जो एरिया के जो लोग थे वो भाग करके चले आए। मिजोरम में कुछ लोग चले आए, कुछ लोग यहाँ त्रिपुरा में, कुछ लोग असम में चले गए, ठीक है। यहाँ के जो चकमास लोग हैं कहाँ कहाँ भाग करके जा रहे हैं, या तो चले जा रहे हैं मिज़ोरम में, यहाँ पे चले जा रहे हैं, या फिर मिज़ोरम या फिर त्रिपुरा, या फिर यहाँ से जस्ट ऊपर में चला जा रहा है असम में। तो भाग करके वो जा रहे हैं। अब यहाँ से भाग करके असम त्रिपुरा वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ के लोकल लोग को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ पे, क्योंकि वो ट्राइब्स लोग बना चुका था, कह के लोग, पाकिस्तान वाला उसको ट्राइब बना चुका था। डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम थे। उस समय की गवर्नमेंट जो थे, यहाँ के जो भी ट्राइब्स थे, यहाँ पे एरिया कम था, जगह कम था, जिसके कारण इन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और सुप्रीम कोर्ट इनको वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आज्ञा दे दिया कि भाई अब वोटर जो भी लोग वहाँ से आए हैं, 6 साल हो चुका है, इनको अब इंडिया का क्या वोटर लिस्ट बना दिया जाए। अब ये वोटर लिस्ट अगर हो जाएगा तो ट्राइब्स में शामिल हो जाएंगे। जब ट्राइब्स में शामिल हो जाएंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग अरुणाचल प्रदेश के, उन्हीं के हक में से इनको मिलेगा। तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या किए, इनको मतलब इनके अगेंस्ट में क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया कि नहीं, ये क्या बैक चकमास, बैक है ना, फॉरनर कहा जाता था इनको। तो चकमास को यहाँ से सिंपल सी कहानी, इनको भगा दिया गया। भगाया क्या गया, मतलब ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ था। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो भी चकमास है, आपको पता है कि 2016 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट जो आया, वो नॉन मुस्लिम को जो भी है, नॉन मुस्लिम अगर बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से अगर किसी प्रकार का उनको प्रॉब्लम होता है तो भाग करके इंडिया में आएंगे, 6 साल या रहेंगे, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, इंडिया का नागरिकता दे दी जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि ये चकमास तो बुद्धिज़्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आके रह सकते हैं, इनको वोटर लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा, इंडिया का नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आकर के प्रॉब्लम करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए प्रॉब्लम करता था क्योंकि वो जानता था, अरुणाचल प्रदेश में भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो जानता था इस बात को कि जो लोकल लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, तो फिर मुझे वोट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कितना बार कहा, लेकिन अभी तक ये अभी मैंने शिथिल पड़ा हुआ है, अभी तक इसका ज़्यादा अभी नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है इनको पूरे को, अब कुछ लोग को बीच में जब कह सकते हैं 1992 के आसपास में कुछ इनको लगभग 30-40 हज़ार लोग में से 10,000 लोग को क्या किया गया था, वोटर लिस्ट में नाम बनाई गई थी, लेकिन सभी लोग को नहीं बनाया गया था। बीच में भी केस आया था कि मेडिकल में सीट मिला और इनको चकमा जान करके उनको सीट नहीं दिया गया, बैक कर दिया गया। तो बहुत सारे रीज़न हुआ। तो यहाँ से अब यहाँ से मूवमेंट हो गए,
यहाँ से भागे। अब शेख हसीना आई तो इनकी गवर्नमेंट कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या कर देंगे, ये इस एरिया को प्रिजर्व कर देंगे। देखिएगा किस तरह से। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक कहानी समझ में आ गया। पाकिस्तान के सेंस में, पाकिस्तान जब था उस समय यहाँ पे चकमास भाग करके अरुणाचल, त्रिपुरा वगैरह में चले गए। 1972 में हाँ क्या हुआ, पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। तो यहाँ के लोग जो थे यहाँ से फिर चाह रहे थे कि यहाँ पे शेख हसीना वहाँ के गवर्नमेंट थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप यहाँ आ जाओ और इस एरिया को आपको ऑटोनॉमी दे देंगे। ऑटोनॉमी देखना किस सेंस में है ना, मतलब जैसे अपने जम्मू कश्मीर में पहले, अभी तो हो गया कि आप खरीद सकते हैं ज़मीन वगैरह, पहले जो जिस तरह से था तो पूरा ज़मीन को आप नहीं खरीद सकते थे। तो इस तरह से आप क्या किया गया, इस चकमाज लोग के लिए शेख हसीना कहीं कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई दूसरा लोग इंटरफेयर नहीं करेगा, यहाँ पे नॉन जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे ज़मीन जा कर के नहीं खरीदेगा, आप अपना ये जैसे चाहो ऐसे चल सकते हो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कहा लेकिन पूरा नहीं किया। उसके बाद फिर चकमाज इधर भाग करके आ गए और फिर मूवमेंट शुरू हो गया। तो अभी मोदी गवर्नमेंट उन लोगों को क्या चाह रही है कि उसको वोटर लिस्ट में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है। अब देखिएगा तो क्या ये पहले से भी भागते रहे हैं बोगा। एक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे राज हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब राज हुआ करता था ब्रिटेन का, 1900 में इनको CHT बिल पास किया था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनको इस एरिया में न जाने की, मुस्लिम लोग को न जाने के उसमें प्रोविज़न डाला गया था 1900 में, ठीक है ना, कि मुस्लिम लोग इस एरिया में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है जो कहीं के लोग इस एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ इस CHS को उल्लंघन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, उसका ट्राइब्स बना दिया गया, ट्राइब्स बना, डैम बना, डैम बनने के बाद में अब क्या हुआ कि यहाँ से लोग भागना शुरू किया। आज ये प्रॉब्लम में भी, आज भी प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। तो ये समस्या है। अब देखिएगा तो ये तो क्लियर हुआ, CHS भी क्लियर हो गया, रेफरेंडम भी होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहीं से अपना क्रिएट होता है बुआ डिस्प्यूट ऑफ रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। अब सोचो बुआ, क्योंकि इस एरिया के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि इंडिया के साथ में मिले, तो इन्होंने इस एरिया को, अब क्योंकि अब देखना बुआ, रेड क्लिफ साहब जो थे, रेड क्लिफ साहब जो थे वो तो रेफरेंडम के अकॉर्डिंग क्या किए थे कि इस एरिया को दे दिए थे पाकिस्तान को। रेफरेंडम हुआ, मैक्सिमम वोटर जो थे वो मुस्लिम थे, तो इस एरिया को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन यहाँ के लोग जो थे ये तो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ में मिले, तो पाकिस्तान के साथ में नहीं मिले तो इन्होंने, यहाँ के जो चकमाज लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट करना शुरू करते। रिवोल्ट मतलब बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने नाराज़गी दिखाई और यहाँ पे इंडिया का झंडा फहराया, और उसके बाद इस लाइन को मानने से ही कह दिया कि नहीं, ये तो मैं तो इसके साथ जाऊँगा, मैं इंडिया के साथ में जाऊँगा। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, और पाकिस्तानी जो है इनको मतलब सही नज़र से नहीं देखा। उसके बाद बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश है तो अभी तक अब ये जो है ठीक हुई है, ये रेड क्लिफ वाला जो प्रॉब्लम्स हुआ है अभी ठीक हुआ है। अब इसमें क्योंकि रेड क्लिफ ही हट करके IB बन चुका है, तो अब धीरे धीरे से ये गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान होता तो शायद और भी कुछ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान का जानते हैं कि थोड़ा सा मुंड उसका पता नहीं कैसा चलता है, जो भी है। तो इस एरिया में, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हुआ करता था। अब देखिएगा उसके बाद ये रेड क्लिफ है, तो आपको पता है कि ये रेड क्लिफ का एक्चुअल जो इंडिया का जो मैप है, पूरे पे एडमिनिस्ट्रेट इंडिया नहीं कर रही है, मतलब पूरे पे जो गवर्न कर रही है इंडिया नहीं कर रही है। आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, इस लाइन को हम लोग LOC बोलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, वो हम लोग शुरू कर चुके हैं डिस्प्यूट को वाले।
ठीक है, अब हम लोग शुरू कर चुके हैं डिस्प्यूट। अब देखना होगा ये डिस्प्यूट, ये जो एरिया है आपको पता है इसको, हाँ इसको क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब बना, तो आपको पता है 1947 में वार हुआ था किसका, पाकिस्तान के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो पाक वार 1947। तो ये जो हुआ था सिर्फ कश्मीर वाले रीजन में हुआ था, किसके, कश्मीर वाला रीजन में हुआ था, है ना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में हुआ था। यहाँ से क्या हुआ आपको पता है कि यहाँ से ये पाकिस्तानी सोल्जर यहाँ से और इधर से इंडियन सोल्जर के बीच में इसी बॉर्डर में, अब खानी कैसे कैसे ये हुआ उसके ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ इन पर 1947 में वार हुआ। और इधर से कुछ लोग जो सोल्जर थे इधर में से इधर इस एरिया तक चले गए थे, इधर से जो थे यहाँ से यहाँ पे ऐसा थे, ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लेशियर के पास जो आप सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं वो उसके यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों सोल्जर जो थे आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पे यूएन का सबसे ज़्यादा, यूएन आया और इसने इंटरमीडिएटर का काम किया और यहाँ पे इस युद्ध को, इस वार को क्या किया गया, रोक दिया गया। रोकने के बाद जहाँ पे जो सैनिक रुक गए थे, जो आर्मीज रुक गए थे, उस लाइन का नाम दिया गया सीज फायर लाइन, ठीक है ना। आज जो हम लोग LAC कहते हैं, एक्चुअल पहले ये LAC नहीं था, पहले ये जो था वो सीज फायर था, सीज फायर लाइन हुआ करता था, ठीक है, सीज फायर लाइन। यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर को मेघदूत ऑपरेशन किया गया था और उसको अपने अंडर ला लिया गया था। अब यहाँ से देखिए एक्चुअल रेड क्लिफ लाइन ये है, गवर्नमेंट भी इस बात को मानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस बात को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, पूरा कश्मीर क्या है, मेरा है। हम लोग इसको आपको बल्तिस्तान रीजन हम लोग कहते हैं और इधर में एक कुछ एरिया है इसको POK बोलते हैं, हम लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जबकि उधर पाकिस्तान से लोग क्या बोलते हैं, ये आज़ाद कश्मीर है। तो ये रीजन, तो यहाँ से डिस्प्यूट, एक तो ये हो गया कि ये एक्चुअल ये है और एक्चुअल आज जो है ये बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है वो लाइफ टाइम बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम दोनों इंडिया और पाकिस्तान मिलकर लाइफ टाइम बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा नहीं कि इसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है। यूएन सिर्फ इस चीज़ को कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, वो इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर के सुलझा ले। पाकिस्तान भी और इंडिया भी आपस में मान गया कि ठीक है हम लोग आपस में मिलकर सुलझाएंगे, जब तक हम लोग का जो आर्मी है वह जहाँ तक चला गया वहीं तक रुकेगा, उससे पीछे नहीं आएगा। इंडिया के जो फोर्सेस थे वो भी पीछे नहीं आएगा, उसका नाम दे दिएगा सीज फायर लाइन। अब देखिएगा अब LAC नाम कैसे पड़ गया फिर, तो आपको पता है 1961 में वार हुआ और तो इधर से हुआ, तो इधर से भी एरिया में क्या हुआ, लोग वहाँ के आर्मीज अटैक करना शुरू कर दिए और 1962 में इसका नाम रख दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। अभी भी इसमें द्विपक्षीय बात चलती रहती है कि भाई इसको ये जो रेड क्लिफ को माना जाए और ये रेड क्लिफ वाला पूरा पार्ट इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं ये पूरा अंदर तक जम्मू एंड कश्मीर मेरा है। तो ऐसा ही अभी तक चल रहा है, अभी तक इस चीज़ को सुलझाया नहीं गया। तो यहाँ से एक डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है। दूसरा डिस्प्यूट क्लियर होते हैं वो पंजाब को लेकर के, ठीक, पंजाब आप फर्स्ट में लाहौर उठा लो, ठीक है, कौन, लाहौर। तो लाहौर में जो एसेट्स थे, पहले मेजोरिटी तो मुसलमान थे, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थे,
मुस्लिम मेजोरिटी थे, लेकिन यहाँ के जो एसेट्स थे, संपत्ति जो थे, एसेट्स जो थे वो नॉन मुस्लिम का सबसे ज़्यादा था, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू को ज़्यादा था, ठीक है। मतलब यहाँ के संपत्ति, लाहौर के जो संपत्ति था वो मुस्लिम के पास कम था, वो हिंदू के पास संपत्ति ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। तो रेड क्लिफ साहब जब उस समय जब लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे, उस समय प्लान था कि ये लाहौर को इंडिया को दे दिया जाए, लाहौर को किसको, इंडिया को दे दिया जाए। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास में मेजर बिग कोई सिटीज़ नहीं हुआ करता, जबकि इंडिया के पास में बिग सिटीज़ बहुत सारे थे। यहाँ पे कोलकाता सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था, दिल्ली हो गया, इधर हैदराबाद साइड में हो गया, तो सी पोर्ट भी हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान के पास में बड़ा सिटी नहीं हुआ करता था। तो रेड क्लिफ साहब फिर सोचे कि ठीक है, इस लाहौर को क्या किया जाता है, पाकिस्तान में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में शामिल कर लाहौर से कुछ दूरी पे ही एक गुरदासपुर है, क्या है, गुरदासपुर। फिर पेंच फंसा यहाँ पे गुरदासपुर में, कहाँ पे, गुरदासपुर। अभी जो गुरदासपुर है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया है, जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। गुरदासपुर से होकर के 3 रिवर फ्लो करती है, देखिएगा, जिसको झेलम नहीं सर, सतलज, 1 मिनट। झेलम नहीं, सतलज, रावी और ब्यास, ये 3 रिवर फ्लो करती है पंजाब से, आपको ये बात को पता होगा। अब सोचना, गुरदासपुर से होती हुई अगर गुरदासपुर के एरिया दे दिया जाता पाकिस्तान को, तो ये 3 जो मेजर जो रिवर है, अच्छा ये तो पता है कि ये जो है पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर किसको बोलते हैं, जहाँ पूरे ईयर पानी फ्लो करती है, उस रिवर को हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं। तो ये पेरेनियल रिवर है। अच्छा, इसके बारे में आपको पता है कि अगर ये जो है क्योंकि ये ऊपर में गुरदासपुर आप कह सकते हैं, वो देखना है, यहाँ पे है गुरदासपुर, उसके जस्ट नीचे हैं बटला और उसके नीचे है फिरोजपुर, है ना, फिरोजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, फिरोजपुर उससे ऐसे। तो ये वाला रीजन ऊपर में पंजाब अगर इमेजिन कर लो, तो ऊपर वाले रीजन को अगर पाकिस्तान को दे दिया जाता है, गुरदासपुर को, तो यहीं से होकर के जो रिवर है जाके सतलज में, ब्यास जाकर सतलज में मिल जाती है। तो यहाँ से अगर ये दे दिया जाए तो पानी का प्रॉब्लम इस पूरे रीजन में हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान पता नहीं किस तरह से उसके बाद एक्ट करता, तो रीजन हो जाता। तो यहाँ ये जो एरिया जो था, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, किसी तरह फोर्स करके इस एरिया को अपने में मिला देगा। फाइनली इस चीज़ को कहा गया कि ये इंडिया का ही पार्ट रहेगा और इंडिया को ही दे दिया गया। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम रही कि ये अब आज जो है अभी भी ये एरिया तो चलिए अभी तक ठीक है, लेकिन अब खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के होता है कि नहीं अलग सा एक बना दिया जाए, तो इसी के पास में जो होता है प्रॉब्लम होता है और खालिस्तान मूवमेंट होते रहता है। तो जो कि वो टेरर ही है और कुछ नहीं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ओवरऑल आपको याद रखने की क्या चीज़ है, यहाँ पे प्रॉब्लम पंजाब में हुआ करता था। पंजाब में किस चीज़ को लेकर, एक तो रिवर और उसके बाद में मेजर सिटी को लेकर के डिवाइड किया गया, और यहाँ के बहुत सारे हिंदू इधर और इधर के मुस्लिम उधर भागे, और यहाँ से बहुत माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इधर में तो डिजर्ट एरिया, तो इधर में प्रॉब्लम नहीं है, इधर में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है जितना पंजाब में हुआ। जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं, ये इसको लेकर के तो ये डिस्प्यूट चल ही रहा है। एक्चुअल इंडिया तो मानता है कि बलूचिस्तान और पीओके इंडिया का पार्ट है, लेकिन अभी जो है बीच में एक लाइन बन चुका है LSC, पहले इसके सीज फायर लाइन हुआ करता था। अब वो कब 1972 में ये अब LOC बन चुका है। इसके बाद द्विपक्षीय वार्तालापें चलती रहती है कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। अभी तक इसका डिस्प्यूट नहीं हुआ था। रेड क्लिफ का ये हो गया। इधर में हुआ कौन सा, चकमाज लोग जो हैं ये कहते हैं कि इंडिया के साथ में रहेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी जब रेफरेंडम हुआ, मतलब जब बात हुई कि कौन इंडिया के साथ कौन पाकिस्तान के साथ जाता, ये
जो सिलेट जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें, ये सिलेट डिस्ट्रिक्ट में ही शामिल था, तो यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा वोट दिए और इस पूरे रीजन को ईस्ट पाकिस्तान में मिला दिया। बांग्लादेश आज़ादी दिवस के बाद में ये थोड़ा डिस्प्यूट सही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे से अभी मोदी गवर्नमेंट है, देखिए क्या करता है। तो यहाँ से ये सब कहानी। तो आई होप एक पूरी कहानी आपको डिस्प्यूट समझ में आया होगा, टोटल कंसेप्ट चकमास का प्रॉब्लम क्या है, इशूज़ क्या है वो समझ में आएगा। जब तक जय हिंद।